हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है जीडीएस टू पोस्टमैन एग्ज़ाम और एमटीएस टू पोस्टमैन एग्ज़ाम जो कि झारखंड सर्कल में हुआ था। उसके सॉल्यूशन को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इट इज़ एंडेवर ऑफ द पोस्ट ऑफिस टू अफेक्ट डिलीवरी ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स पोस्टल आर्टिकल एज एक्सपेक्टेडली एज पॉसिबल। बेसिकली 1 से 50 क्वेश्चंस को फिल इन द ब्लैंक्स में ही भरना है इनको, और ऑप्शन इसके 4 दिए हुए हैं कि यह डाकघर का प्रयास रहता है कि सभी फुली प्रिपेयर्ड यानी कि दत्त भार वाली जो डाक वस्तुएं हैं उनका वितरण जितना तेज़ी से संभव हो सके किया जाए। यानी बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पोस्ट ऑफिस यह प्रयास करता है कि जितने भी फुली प्रिपेयर्ड जो आर्टिकल्स हैं उनको सबसे पहले और जितना जल्दी हो सके उनको डिलीवर्ड किया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रवर अधीक्षक डाकघर या अधीक्षक डाकघर अपने अधीन डाकघरों के कार्यों में सीधे नियंत्रण रखते हैं। बेसिकली के जो सीनियर सुपरडेंट है या सुपरडेंट है, एसपी पोस्ट है, वो जितने भी उनके अंडर में पोस्ट ऑफिस आते हैं उन पर उनका सीधा नियंत्रण होता है, यानी कि डायरेक्टली कंट्रोल होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 में फिल इन द ब्लैंक्स है का नियंत्रण रेल डाक सेवा के प्रवर अधीक्षक या अधीक्षक द्वारा किया जाता है। बेसिकली जो आरएमएस के ऑफिस होते हैं या जो आरएमएस में जो सेक्शंस होते हैं उन पर जो सीधा कंट्रोल होता है वो आरएमएस के जो सुपरडेंट होते हैं, एसपीज होते हैं, एसपीओज होते हैं, उनको अधिकार दिया गया है कि वो डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं। तो आरएमएस के जो ऑफिस हैं और जो सेक्शंस हैं उन पर सीधा कंट्रोल रहता है आरएमएस के सुपरडेंट का या सीनियर सुपरडेंट का। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि शाखा डाकघर बचत बैंक जमा और बचत बैंक निकासी एक वर्जित तरीके से सीधे करते हैं। बेसिकली यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा विड्रॉल के जो बीओ हैं वो एसबी डिपॉजिट को और एसबी विड्रॉल्स को कुछ सीमाओं के साथ में इनको जमा करते हैं और सीमा ही इनकी होती है, वो भी उसी सीमा के दायरे में रह कर के विड्रॉल्स को करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में है कि डाकघर में जनता के साथ व्यवसाय करने के कार्य घंटे स्थानीय सहूलियत के अनुसार तय किए जाते हैं और डाकघर काउंटर पर डाकघर का समस्त काम कार्य से समाप्ति के तय समय के जो स्टॉप्ड बिफोर यानी कि से पूर्व ही बंद किया जाता है। बेसिकली ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। स्टॉप्ड प्रीसियसली इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यदि प्राप्तकर्ता किसी डाक वस्तु के वितरण के समय प्राप्ति को नकारते हुए लिखित रूप में वस्तु को डाकघर में रोकने के लिए कहता है तो उसे उस वस्तु को प्राप्तकर्ता के पास ले जाने वाले दिवस अथवा पूर्व में जिस दिन उसे वितरण के लिए ले जाया गया था वाले दिवस से अधिकतम कितने समय तक रोका जा सकता है। बेसिकली ये है कि अगर कोई आर्टिकल है और पोस्टमैन या कोई डिलीवरी एजेंट उसे पोस्ट ऑफिस से लेकर के और जो एड्रेस ही है वहाँ तक लेके जाता है और वो जो पर्सन है वो एप्लीकेशन देता है कि इस आर्टिकल को डिटेन किया जाए, उसको रखा जाए पोस्ट ऑफिस में, तो उसके लिए जो मैक्सिमम टाइम है वो कितना है रोकने के लिए। तो रोकने के लिए जो मैक्सिमम टाइम है वो है ओनली 7 डेज़। यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में है कि फ्रैंक इम्प्रेशन फॉर प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज बी मेड ऑफ द एड्रेस साइड ऑफ द पोस्टल आर्टिकल। बेसिकली ये है कि जो डाक वस्तु में फ्रैंकिंग मशीन की छाप है उससे प्राप्तकर्ता के पते वाली की तरफ कहाँ पर लगाना चाहिए। बेसिकली जो फ्रैंक के जो आर्टिकल्स हैं जो फ्रैंक करते हैं फ्रैंकिंग मशीन से वो जो इम्प्रेशन है वो कहाँ पर होना चाहिए, तो वो होना चाहिए राइट हैंड टॉप कॉर्नर यानी कि दाएं वाले जो टॉप कॉर्नर है उस पर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में है कि प्रत्येक को ऐसे बंद और पैक करना चाहिए कि उससे किनारे नुकीले ना बने। बेसिकली ये है कि एवरी लेटर पार्सल और पैकेट एवरी लेटर पैकेट और पार्सल शुड बी क्लोज इन सच अ मैनर दैट इट डज नॉट गिव राइज टू द शार्प एजेस। बेसिकली ये क्वेश्चन है पैकिंग से संबंधित। तो पैकिंग में ये है कि अगर कोई लेटर है, पैकेट है या पार्सल है उसको इस तरीके से पैक करना चाहिए कि उसके जो कॉर्नर है वो इतने शार्प नहीं हो कि जो भी इस आर्टिकल से संबंधित हो या एमटीएस या पोस्टमैन या कोई भी कर्मचारी
जो कि इससे संबंधित हो, और इसको ये अगर नुकीले कोने बने होंगे तो उससे चोट लगने के भी डर रहता है, तो इसलिए ये नुकीले कोने नहीं बनने चाहिए, ऐसी पैकिंग करनी चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 9 में है कि जनता को सलाह दी जाती है कि डाक प्रवाह का भुगतान करने के लिए बड़े मूल्य वर्ग के न्यूनतम संख्या में डाक टिकट प्रयोग किए जाने चाहिए। बेसिकली ये है कि पब्लिक को ये एडवाइस किया जाना चाहिए कि अगर किसी को सपोज़ किसी को 22 रुपये के पोस्टेज चिपकाने हैं किसी डाक वस्तु पर, तो कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य वर्ग के जो पोस्टेज स्टैम्प्स हैं उनको चिपकाए जाएं। यानी कि 20 रुपये का एक और 2 रुपये का एक चिपका सकते हैं, या 10 रुपये के 2, जिससे हो जाएगा 20 रुपये, और एक 2 रुपये का चिपका सकते हैं। बेसिकली ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक एक रुपये के 22 चिपका दे, जिससे प्रॉब्लम ये होगी कि जो डाक वस्तु है अगर ज़्यादा संख्या में टिकट्स होंगी तो वो ज़्यादा जगह घेरेगी, और अगर ज़्यादा जगह घेरेगी तो जितनी भी जो इंडिकेशंस हैं या जितने भी नोटिस वगैरह हैं या जितने भी रिमार्क हैं वो सही ढंग से नहीं लग पाएंगे। इसलिए जनता को सलाह दी जाती है कि द पब्लिक आर एडवाइज टू यूज़ मिनिमम नंबर ऑफ स्टैम्प्स वाइल प्रीपेइंग पोस्टेज चार्जेस बाय यूजिंग स्टैम्प्स ऑफ द एप्रोप्रिएट हायर डिनोमिनेशंस। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि किसी पत्र में प्राप्तकर्ता का पता उस पत्र की लंबाई वाली तरफ के पैरेलल एवं नीचे वाली आधे हिस्से में दाईं तरफ लिखा जाना चाहिए। बेसिकली ये है कि जो एड्रेस है वो समानांतर लिखा जाना चाहिए, यानी कि जो एड्रेस साइड में ऐसे लिखा जाना चाहिए एड्रेस को, ना कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि कहीं पर नाम लिख दिया और कहीं पर एड्रेस डाल दिया। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 11 है पोस्ट बॉक्सेस से संबंधित के जो ओनली फुली प्रीपेड रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड लेटर्स, इनलैंड लेटर्स, कार्ड्स, पोस्ट कार्ड, एरोग्राम्स एंड रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स, बुक्स ऑफ द पोस्ट बियरिंग द पोस्ट नंबर आर डिलीवर्ड थ्रू पोस्ट बॉक्स। यानी पोस्ट बॉक्स के माध्यम से केवल पूर्व भुगतान किए गए अपंजीकृत पत्र, कार्ड, पोस्ट कार्ड, एरोग्राम या पंजीकृत समाचार पत्र। ऑप्शन नंबर ए 11 का सही आंसर होगा। इसमें आएगा पंजीकृत समाचार पत्र पुस्तकें जिन पर पोस्ट बॉक्स नंबर लिखा हो को ही पोस्ट बॉक्स सेवा के माध्यम से वितरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक धनादेश का भुगतान प्राप्तकर्ता के घर पर उसके द्वारा धनादेश तथा पावती भाग में हस्ताक्षर करने पर किया जाता है। बेसिकली जो पेमेंट है मनी ऑर्डर्स का, उनमें ये करना चाहिए कि जो पोस्टमैन को लेके जाता है एड्रेसी के पास में, तो वो साइन करेंगे, जो एड्रेसी है जो प्राप्त करता है वो उसके द्वारा धनादेश पर यानी कि मनी ऑर्डर पर, और जो एक्नॉलेजमेंट की जो रसीद है, एक्नॉलेजमेंट है, पावती भाग है, उस पर हस्ताक्षर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि पोस्टमैन पर किसी डाक वस्तु पर अदा की जाने वाली रकम को बिना प्राप्त किए अथवा किसी रजिस्टर्ड लेटर, इंश्योर्ड एंड पार्सल को बिना हस्ताक्षर लिए वितरण करने की मनाही है। बेसिकली पोस्टमैन को इस बात के लिए कहा जाता है कि अगर वो किसी डाक वस्तु को डिलीवर कर रहे हैं जिस पर के कुछ रिसीविंग बकाया है, यानी कि कुछ पेमेंट बकाया है, तो ऐसे वस्तु पर उनको जो रजिस्टर्ड लेटर है, इंश्योर्ड और जो पार्सल है, उनको साइनिंग करने के बिना बांटना नहीं चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि इन स्मॉल पोस्ट ऑफिस इन द रूरल एरियाज वेयर डिलीवरी मेल एजेंट और पोस्टमैन इज नॉट अटैच, द पोस्टमास्टर मेक्स अरेंजमेंट टू डिलीवर द अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑन हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी। बेसिकली ये कि जो जितने भी छोटे छोटे पोस्ट ऑफिस हैं जो कि ग्रामीण एरिया में हैं, यहाँ पर के डिलीवरी एजेंट नहीं है या कोई पोस्टमैन नहीं है, तो ये पोस्टमास्टर की स्वयं की जिम्मेदारी है कि वो जो अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स हैं उनका वितरण वो खुद अपने अरेंजमेंट पर, खुद की जिम्मेदारी पर करवाए। यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि व्हेन अ पर्सन टेक्स डिलीवरी ऑफ एन आर्टिकल ऑन विच एनी सम इज ड्यू टू द पोस्ट ऑफिस ही मस्ट पे द अमाउंट मार्क्ड अपॉन इट। बेसिकली ये है कि अगर कोई डाक वस्तु है उस पर कोई पोस्टेज बकाया है या कोई और चार्जेस बकाया है और उस पर लिखा हुआ है कि इतने चार्जेस इस पर बकाया हैं, अगर
जो एड्रेसी है प्राप्त करता है इस वस्तु को लेना चाहता है तो उनको ये पेमेंट है वो अदा करना होगा, ये पेमेंट उनको भुगतान करना ही होगा। अगर वो इस आर्टिकल को नहीं लेते हैं तो ये पेमेंट वो अदा नहीं करेंगे, भुगतान नहीं करेंगे। अगर लेना चाहते हैं, डिलीवर करना चाहते हैं, डाक वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको ये जो भुगतान है वो अवश्य रूप से उनको भुगतान करना होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी 15 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है कि स्पेशल अरेंजमेंट्स आर अवेलेबल एट इम्पोर्टेंट पोस्ट ऑफिस फॉर द पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर्स बाई। बेसिकली कि कुछ महत्वपूर्ण डाकघरों में इम्पोर्टेंट पोस्ट ऑफिस में जो मनी ऑर्डर्स के पेमेंट हैं उनको चेक के द्वारा, पोस्टल पे के द्वारा या बाई बुक एडजस्टमेंट के द्वारा उनको पेमेंट किया जाता है। इन द केस ऑफ फर्म्स एटसेट्रा विच रिसीव्स अ लार्ज नंबर ऑफ मनी ऑर्डर, जो कि बड़ी संख्या में मनी ऑर्डर्स को प्राप्त होते हैं, जिनको दिए जाते हैं, उनको चेक, पोस्टल पे अथवा बुक एडजस्टमेंट के द्वारा उनका भुगतान किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में है कि इफ ट्रांसमिशन और डिलीवरी ऑफ लेटर्स वुड डिलेड, बुक्स, पैटर्न और सैंपल पैकेट्स अदर देन रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पार्सल मे बी हेल्ड बैक इन द ऑफिस ऑफ द पोस्टिंग फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 डे। यानी कि यदि पत्रों के प्रेषण अथवा वितरण में देरी हो रही हो तो पोस्टिंग कार्यालयों में पुस्तकों, पैटर्न अथवा सैंपल पेपर, पैकेट अथवा पार्सल को 1 दिन तक रोका जा सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में है कि आर्टिकल्स एड्रेस टू डिसीज्ड पर्सन्स आर ऑर्डिनरली डील्ड विद द सेम मैनर एज अनक्लेम्ड आर्टिकल। बेसिकली जो मृतक व्यक्ति हैं उनके लिए जो डाक वस्तु प्रेषित की जाती है उनको अनक्लेम्ड आर्टिकल की तरह, अदाबी वस्तुओं की तरह ही उनका निपटान किया जाता है, उनको उस तरीके से उनका डिस्पोजल किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में है पर्सन चेंजिंग देयर एड्रेस शुड गिव रिटन इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग द डिस्पोजल ऑफ द पोस्टल आर्टिकल रिसीव्ड टू देयर एड्रेस। बेसिकली ये कि अपना पता बदलने वाले व्यक्ति को अपनी डाक वस्तु के वितरण के लिए लिखित निर्देश देने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में है कि यदि कोई डाक वस्तु किसी को डाकघर द्वारा प्राप्तकर्ता को जा चुकी है तो उसका प्राप्तकर्ता किसी और पते पर पुनर्निर्देशन नहीं होगा। बेसिकली इफ अ पोस्टल आर्टिकल हैज वंस बीन टेंडर्ड टू द एड्रेसी बाय द पोस्ट ऑफिस इट विल नॉट बी रिडायरेक्टेड ऑन हिज एड्रेस एल्सवेयर। यानी कि यदि कोई डाक वस्तु है डाकघर द्वारा प्राप्तकर्ता को वितरित की जा चुकी है तो उसका प्राप्तकर्ता के किसी और पते पर पुनर्प्रेषण नहीं होगा। बेसिकली ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही आंसर। और ये है कि अगर कोई पोस्ट ऑफिस में कोई पोस्टल आर्टिकल आया और एड्रेसी ने सपोज एक्स एड्रेस पर इसको रिसीव किया और जो एड्रेसी है वो ये चाहता है कि अब जो एक्स एड्रेस पर वो रह रहा है उसके अलावा कहीं और इसको भेजना चाहे तो पोस्ट ऑफिस की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो उसको भेजेगा, पुनः प्रेषण नहीं करेगा, रीडायरेक्ट नहीं कर सकता है ऐसे केस में। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 21 में है कि इन युगल सुरक्षा PLI पॉलिसी मैक्सिमम एज ऑफ द एल्डर पॉलिसी होल्डर शुड नॉट बी मोर देन 45 ईयर्स एंड द कपल शुड बी बिटवीन ईयर्स। यानी बेसिकली कि जो युगल सुरक्षा की PLI पॉलिसी है उसमें जो मैक्सिमम एज है, जो एल्डर पॉलिसी होल्डर है, जो बड़ा है बीमा धारक है, उसकी एज तो 45 से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो दोनों की आयु है वो किन के बीच में होनी चाहिए। तो जो एज लिमिट है वो है 21 से 45 के बीच में, कि 21 से कम नहीं होना चाहिए और 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है कि टू अवेल क्रेडिट फैसिलिटी इन स्पीड पोस्ट द कॉन्ट्रैक्ट विल बी एप्लीकेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी कि अगर कोई फैसिलिटी लेना चाहता है स्पीड पोस्ट में क्रेडिट फैसिलिटी को प्राप्त करने के लिए तो उसके लिए जो टाइम लिमिट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 साल तक ही एप्लीकेबल रहता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 में कि द साइज ऑफ द पोस्टल आर्टिकल फॉर इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट सर्विसेज शैल नॉट एक्सीड। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट सेवा के अंतर्गत स्पीड पोस्ट वस्तु का माप है, जो एक तरफ से जो माप है वो कितने मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए जो लिमिट है
वो है 1.5 मीटर की, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तथा लंबाई वाली साइड को छोड़कर अन्य साइड से मापी गई अधिकतम परिधि और लंबाई का जोड़ 3 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि सुकन्या समृद्धि योजना में किसी बैंक अथवा डाकघर में एक 10 वर्ष तक की बच्ची के लिए कितने खाते खोले जा सकते हैं। बेसिकली ये है कि अगर कोई ऐसा से अकाउंट ओपन करवाना चाहता है, अगर कोई एक गर्ल चाइल्ड है जिसने कि पोस्ट ऑफिस या बैंक में कितने अकाउंट खुलवा सकती है, तो वो एक गर्ल चाइल्ड एक ही अकाउंट खुलवा सकती है और एक पेरेंट्स के 2 गर्ल चाइल्ड खाते मैक्सिमम खोले जा सकते हैं। तो बेसिकली इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कि एक ही खाता खोला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि एक डाकघर बचत खाते में यदि 10 तारीख और माह की आखिरी तिथि के बीच बैलेंस रुपये 500 से कम रहता है तो उस माह में कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। बेसिकली ये है कि पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट है उस पर इंटरेस्ट नहीं दी जाएगी अगर किसी भी खाता धारक का जो 10 तारीख से और जो लास्ट तारीख है महीने की उसके बीच में अगर 500 रुपये से बैलेंस कम रहता है तो, यानी ऑप्शन नंबर 25 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में है कि इन ब्लाइंड लिटरेचर नो रिटन और प्रिंटर कम्युनिकेशन शुड बी एनक्लोज एक्सेप्ट, यानी कि अंध साहित्य में के अतिरिक्त कोई भी लिखित या मुद्रित संदेश संलग्न नहीं किया जा सकता है। बेसिकली जो ब्लाइंड लिटरेचर के जो पैकेट्स हैं उन पर कौन सी चीज़ें हैं जिनको अलाउ किया जाता है और किन को अलाउ नहीं किया जाता है, ये पूछा गया है। तो अलाउ करने वाली जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि द टाइटल एंड द टेबल ऑफ कंटेंट्स, द की और इंस्ट्रक्शंस आर लेबल फॉर रिटर्न ऑफ द पैकेट। इनके अलावा अगर कोई भी लिखित या मुद्रित संदेश इस पर संलग्न किया जाता है तो वो अलाउ नहीं है। बेसिकली ये तीनों चीज़ें अलाउ है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि ये तीनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी में है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि मियादी जीवन बीमा संतोष पॉलिसी में प्रस्तावकर्ता को 45 और 50 अवधि का प्लान ऑफर किया जा सकता है। बेसिकली ये कि अंडर ईए पॉलिसी या संतोष स्कीम के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को 35, 40, 45, 50, 55, 58 और 60 एज तक का जो प्लान है वो ऑफ़र किया जा सकता है, यानी 27 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा कि नेक्स्ट 55, 58 और 60 अवधि का जो प्लान है वो ऑफ़र किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में है कि फिलैटेलिक जमा खाता 200 रुपये से नगद धनादेश या चेक ड्राफ्ट जो भारत में दे हो सो खोला जा सकता है। फिलैटेलिक डिपॉजिट अकाउंट है, पीडीए का जो अकाउंट है उसको खोला जा सकता है 200 रुपये से, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 में है कि कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी शैल बी एप्लीकेबल टू एक्सप्रेस पार्सल, बिजनेस पार्सल एंड स्पीड पोस्ट इज अमाउंट स्पेसिफाइड फॉर रिकवरी फ्रॉम सेल नॉट एक्सीड 50,000 रुपये। यानी बेसिकली ये पूछा गया है कि एक जो एक्सप्रेस पार्सल है, बिजनेस पार्सल है या स्पीड पोस्ट है उस पर सीओडी की सुविधा तभी दी जाएगी जब प्राप्तकर्ता से जो वसूली जाने वाली जो रकम है वो 50,000 से ज़्यादा नहीं हो। बेसिकली कि जो 50,000 तक की जो लिमिट है उसके अंतर्गत सीओडी की फैसिलिटी है वो अवेलेबल कराई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 में पूछा गया कि इन बिजनेस पोस्ट काउंटर्स कैन चूज मेलिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग कलेक्शन ऑफ मेल्स फ्रॉम, यानी बेसिकली जो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, कलेक्शन ऑफ मेल्स फ्रॉम कस्टमर प्रीमाइसेस, प्रिंटिंग, इंसर्टिंग, सीलिंग एंड एड्रेसिंग एटसेट्रा टू बी मीट्स देयर नीड्स, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में है कि द face of an article is the side on which address is written. The term facing means the arrangement of the articles with the address side upward. Basically इसमें पूछा गया था फेस की डेफिनेशन के जो फेस ऑफ एन आर्टिकल है वो क्या होता है। तो जो जिस तरफ पता लिखा हो, जिस तरफ पता लिखा जाता है उस साइड को कहते हैं फेस ऑफ एन आर्टिकल। और फेसिंग का मीन है कि ऐसे ही तरह से इनको अरेंजमेंट किया जाए आर्टिकल्स को जिससे कि जो एड्रेस साइड है वो ऊपर की तरफ आ जाए, तो उसे कहते हैं फेसिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेस ऑफ एन आर्टिकल।
2 का 32 में देखते हैं कि अ हेड ऑफिस इज द मेन ऑफिस ऑफ अ ग्रुप पोस्ट ऑफिस कंसिस्टिंग ऑफ इटसेल्फ एंड अ नंबर ऑफ स्मॉल ऑफिसेस कॉल्ड सब ऑफिसेस एंड ब्रांच ऑफिस विच हैव बीन प्लेस्ड अंडर देयर इट्स अकाउंट जुरिडिक्शंस। बेसिकली ये पूछा गया है कि जो हेड ऑफिस होती है उसका जो अधिकार क्षेत्र है वो एक तो ये है कि स्वयं की जो ऑफिस है हेड ऑफिस, और इसके अलावा है सब ऑफिस और ब्रांच ऑफिस। तो यहाँ पर इटसेल्फ दिया हुआ है, स्मॉल ऑफिसेज में दिया हुआ है कि सब ऑफिसेज और ब्रांच ऑफिसेज यहाँ दिया हुआ, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा सब ऑफिसेज, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में है कि एक उप डाकघर जो यानी कि a सब ऑफिस सिचुएटेड इन अ टाउन और इट सबवर्ब्स वेयर देयर इज आल्सो हेड ऑफिस इज टर्म्ड एज। बेसिकली पूछा गया है कि अगर कोई सब ऑफिस किसी भी टाउन में है या इसका कोई सबवर्ब्स है तो जो हेड ऑफिस है वहाँ पर हेड ऑफिस भी है। बेसिकली ये कि कोई हेड ऑफिस है और इसके अलावा कोई उप डाकघर भी है, तो इस जो उप डाकघर को क्या कहा जाता है, इस उप डाकघर को कहा जाएगा टाउन सब ऑफिस। एक उप डाकघर जो नगर अथवा इसके उपनगर में स्थित हो जहाँ एक प्रधान डाकघर भी हो उसे टाउन सब ऑफिस कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी 33 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, द ऑफिस इंचार्ज ऑफ अ ब्रांच ऑफिस इज डेजिग्नेटेड एज ब्रांच पोस्ट मास्टर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि शाखा डाकघर का जो ऑफिस इंचार्ज होता है, ब्रांच ऑफिस का जो इंचार्ज ऑफिसर होता है, ऑफिस इंचार्ज होता है, प्रभारी अधिकारी होता है, उसे कहते हैं शाखा डाकपाल यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में है देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मेल बैग्स। मेल बैग्स 3 प्रकार के होते हैं, पहला है स्टेशन मेल बैग, दूसरा है सॉर्टिंग मेल बैग और तीसरा होता है कंबाइंड मेल बैग। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा कंबाइंड मेल बैग्स। और मेल बैग्स की जो खासियत है कि मेल बैग्स आर ड्यू बैग्स, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 36 में का मेल बैग एक्सचेंज बिटवीन अ कैश ऑफिस एंड अ सब ऑफिस विल आल्सो कंटेन इनसाइड द रजिस्टर्ड बैग अ कैश बैग। फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा अ कैश बैग। 36 का ऑप्शन नंबर एक नकदी कार्यालय तथा एक उप डाकघर के बीच में आदान प्रदान किए जाने वाले मेल बैग में रजिस्टर्ड बैग होता है जिसमें एक कैश बैग भी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में द एक्सप्रेशन कैंप करस्पॉन्डिंग मीन्स, जो कैंप पत्र व्यवहार का मतलब है वो ये है कि लेटर्स एंड अदर आर्टिकल्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एड्रेस टू द कैंप, यानी कि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा कैंप, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मीन्स लेटर दैट अदर आर्टिकल्स ऑफ करस्पॉन्डेंस एड्रेस कैंप विदाउट एडिशन ऑफ द नेम ऑफ एनी पोस्ट टाउन एंड इंटेंडेड फॉर हाई ऑफिसर्स ऑन टूर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में अ मिसेंट आर्टिकल इज एन आर्टिकल विच हैव बीन erroneously forwarded by an office to an office other than the office of destination। 38 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा कि एक मिसेंट वस्तु वह वस्तु है जो गलती से गंतव्य कार्यालय के अलावा किसी अन्य कार्यालय को अग्रप्रेषित की गई हो। क्वेश्चन नंबर 39 में अ मेल बैग इज अ बैग कंटेनिंग अनरजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ द मेल बैग। रजिस्टर्ड आएगा, unregistered and registered article of the mail bag, that is letters, postcard and book and pattern packets, and also unregistered parcel, the registered articles being enclosed in a registered bag। एक मेल बैग में अनरजिस्टर्ड के साथ साथ में रजिस्टर्ड आर्टिकल भी वस्तुएं होती हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में एक मिस डायरेक्टेड आर्टिकल इज अ वर्निकुलर आर्टिकल on which the incorrect destination has been written in English by the office of posting। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि एक मिसडायरेक्टेड पत्र वह पत्र होता है जिस पर पोस्टिंग कार्यालय द्वारा अंग्रेजी में गलत पता लिखा गया होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 41 में इफ a registered article of a letter or parcel mail is delivered to an illegitimate person, his seal or other mark should be taken on the receipt and attested by the postman।
बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा सील। ऑप्शन नंबर बी, यदि एक पंजीकृत पत्र या पार्सल किसी निरक्षर व्यक्ति को वितरित किया जाता है तो प्राप्ति पर उसकी सील या अन्य कोई चिन्ह लिया जाएगा जिसको पोस्टमैन प्रमाणित करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में है कि हेड पोस्टमैन मे बी एम्प्लॉयड टू मेक इंक्वायरीज इनटू माइनर कंप्लेंट्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि हेड पोस्टमैन को सामान्य शिकायतों चीज़ों की जांच दी जा सकती है, यानी कि जो हेड पोस्टमैन होते हैं वो उनको ये जिम्मेदारी दी जा सकती है कि जो भी माइनर कंप्लेंट्स हैं, छोटी मोटी कंप्लेंट्स हैं, उनकी जो जांच है वो कर सकें। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 43 में है फिल इन द ब्लैंक्स में है कि पोस्टमैन आर एक्सपेक्टेड टू नो द रेट्स ऑफ द इनलैंड पोस्टेज एंड दे शुड बी कम्पिटेंट टू फिल अप द फॉर्म्स ऑफ जनरल यूज़ फॉर कस्टमर। बेसिकली ये पोस्टमैन से ये उम्मीद की जाती है कि वो जितने भी इनलैंड पोस्टेज की जो रेट्स हैं उनको याद हो, और वो जो फॉर्म्स हैं जो कि जनरल यूज़ में आते हैं, पब्लिक के काम में आते हैं, उनको वो भरने का भी काम कर सकें, उनको भी वो भर सकें। तो ये उम्मीद की जाती है बेसिकली पोस्टमैन से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में है पोस्टमैन शुड केयरफुली एग्जामिन एवरी आर्टिकल गिवन टू हिम फॉर डिलीवरी एंड ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ इंचार्ज एनी आर्टिकल ऑफ विच इज ओपन डैमेज्ड appears टू बी टेम्पर्ड विथ, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि पोस्टमैन को ये जांचना चाहिए कि जो भी आर्टिकल उनको दिया जा रहा है बांटने के लिए, तो अगर कोई आर्टिकल ओपन कंडीशन में है या डैमेज कंडीशन में है या ऐसा लग रहा है कि उसके साथ में कोई छेड़छाड़ की गई है, उसको टेम्पर किया गया है, उसको फाड़ने की कोशिश की गई है या अन्य तरीके से उसको छेड़छाड़ की गई है, तो इस चीज़ की जो जिम्मेदारी है वो पोस्टमैन की है कि वो केयरफुली इसको एग्जामिन करे, और अगर ऐसा होता है तो जो इंचार्ज है, पोस्ट मास्टर है, उनको ये नोटिस में ये बात लानी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 45 पोस्टमैन ऑन ड्यूटीज आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटिंग एडवर्टीजमेंट्स, हैंडबिल्स, ट्रेड सर्कुलर और नोटिस ऑफ द पब्लिक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज 46 में है कि मेल एजेंट और मेल गार्ड ऑफ अ मेल ऑफिस वाइल ट्रांजिटिंग मेल्स शुड फर्स्ट मेक ओवर द बैग्स फॉर डिस्पैच, यानी बेसिकली ये है कि एक मेल ऑफिस का जो मेल एजेंट या मेल गार्ड है, मेल का आदान प्रदान करते समय सबसे पहले जो प्रेषित किया जाने वाला बैग है, जो कि डिस्पैच किया जाएगा, जिस ऑफिस से डिस्पैच किया जाता है, उसको वो सबसे पहले हैंड ओवर करेगा, उसको पहले देगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में एवरी सेट इज सप्लाइड विथ, कि प्रत्येक सेट को क्या दिया जाता है, उनको दी जाती है एक डेट स्टैम्प और नेम स्टैम्प, एक डेट सील भी दी जाती है, और डिटेन या लेट फी नॉट पेड का स्टैम्प भी दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये सारी सील्स और जो के स्टैम्प्स हैं उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में है कि द पोर्टफोलियो विल ऑलवेज रिमेन इन अ पर्सनल कस्टडी ऑफ द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट ऑफ मेल गार्ड हु विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कस्टडी and to enable him to do so the means for locking up or securing portfolio will be provided, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यह पोर्टफोलियो हमेशा प्रधान शॉर्टिंग सहायक या मेल गार्ड की व्यक्तिगत अभिरक्षा में रहता है और वह उसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा, और इसके लिए उसे पोर्टफोलियो को ताले में बंद रखने का साधन प्रदान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में कि हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट टू इट्स सुपरडेंट थ्रू द रिकॉर्ड ऑफिसर आर डेली रिपोर्ट इन विच द इरेगुलरिटी ऑब्जर्व बाई हिम और हिज टीम मस्ट बी ब्रॉट टू द नोटिस। बेसिकली ये है कि प्रधान छटाई सहायक है, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट है, वो अपने अभिलेख अधिकारी के माध्यम से, हेड रिकॉर्ड ऑफिसर के माध्यम से अपने अधीक्षक को डेली रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें कि उसके द्वारा जो भी अनियमितताएँ हैं जो कि उसने खुद ऑब्जर्व की है, खुद ने उसको देखा है या उसकी टीम ने उसको देखा है, को वो उनके संज्ञान में लाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 में है कि द मेल एब्स्ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज मेल्स एंड बैग्स। मेल एब्स्ट्रैक्ट को दो भागों में बांटा जाता है, पहला बांटा जाता है मेल्स में और दूसरा बांटा जाएगा उसको बैग्स में। द फर्स्ट पार्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, फर्स्ट पार्ट का मीन्स मेल्स
मेल्स का जो साइड है, जो रिसिप्ट साइड है, वो क्या दर्शाता है? मेल्स का जो रिसिप्ट साइड है वो ये दर्शाता है कि द नंबर ऑफ ड्यू मेल्स ड्यू टू रिसीव्ड एंड द नंबर एक्चुअली रिसीव्ड, द नंबर ऑफ अनयूजुअल मेल्स रिसीव्ड, द बैग्स ओपनड बाय द सेक्शन ऑफ ऑफिस एंड फॉरवर्डेड बैग्स बीइंग शोन सेपरेटली। ये तीनों चीज़ हैं वो रिसिप्ट साइड में होती हैं। कहाँ पर होती हैं? जो कि मेल एब्स्ट्रैक्ट का जो मेल का जो पार्ट है वहाँ पर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट बी। इसमें होंगे 25 क्वेश्चन 51 से 75 तक, और ये है पार्ट बी पेपर फर्स्ट का। इसको देखते हैं। सबसे पहला है कि निम्न में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को एक महान संत कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को एक महान संत कहा था, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, महात्मा गांधी। 52 किस नदी को वृद्धि गंगा कहा जाता है? वृद्धि गंगा कहा जाता है गोदावरी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 52 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो इंडिया लाइज इन हेमिस्फीयर। तो इंडिया है नॉर्थ और ईस्टर्न में, उत्तर और पूर्व में, उत्तरी और पूर्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 लोकतंत्र की कुछ खामियां हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इनस्टेबिलिटीज़ एंड डिलेज, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 55 में है कि कूका आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो जो कूका मूवमेंट है वो पंजाब से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 56 में किसको वेदों का भगवान कहा जाता है? तो अकॉर्डिंग टू मी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट 57 भारत में गवर्नर जनरल का जो शासन है वो कब ख़त्म हुआ था? तो भारत में जो गवर्नर जनरल का जो शासन है वो 26 जनवरी 1950 से माना जाता है कि ये समाप्त हो गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिशों के शासन का प्रभुत्व स्थापित किया? यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया किस युद्ध के बाद हुई? वो बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, उसके बाद में ब्रिटिश के जो शासन है वो प्रभुत्व स्थापित किया गया था। सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वहाँ से स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 जिस कौम में हम प्रचालन करते हैं हम उसके एक अच्छे नागरिक होना चाहते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अकॉर्डिंग टू मी एथिकल कोड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 में है कि एथिक्स इज अ साइंस ऑफ नॉर्मेटिव, यानी मानक का सिद्धांत, नैतिकता एक मानक का विज्ञान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 में है कि मैथ्स के क्वेश्चन के ए एक कार्य को 4 दिन में पूरा करता है और बी उस कार्य को करता है 5 दिन में, तो सी उसको कितने दिनों में कार्य करेगा कि जो पूरा काम है वो 2 दिन में समाप्त हो जाए? तो इसको सॉल्व करने के बाद सही आंसर निकलेगा 61 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 दिन। और कुछ 62 में है कि इफ़ वाई एक्सीड एक्स बाई 20% देन एक्स इज़ लेस देन वाई। एक्स वाई से कितने प्रतिशत अधिक है? प्रतिशत कम है, कम पूछा गया है। अगर वाई एक्स से 20% अधिक है तो ये हो जाएगा 100 का 20% 120। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 20/120 इंटू 100 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा 50/3, यानी कि 16 फ्रैक्शन 2/3। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 में इसको करना है एवेल्युएट। इसको हो जाएगा 3 × 7 21 + 4 - 6 डिवाइडेड बाई 3 2 - 7, फिर आ जाएगा प्लस 45 को डिवाइड करेंगे 5 से तो ये आएगा 9 को करेंगे 36 देन 49। तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 101, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 में है कि 13,900 को 2 परियोजनाओं में बांटा गया है, ए और बी को, और जो इंटरेस्ट रेट हैं वो है 14% और 11%, और 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो निकल रहा है 3508। तो बी योजना में कितनी रकम लगाई गई है? तो बेसिकली ए में लगा देते हैं 13,900 माइनस एक्स रुपये, और बी परियोजना में लगाते हैं एक्स, और इसका हो जाएगा कि पी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 प्लस ये जो रेट है पहले में आ जाएगी 14% और टाइम आ जाएगा 2 वर्ष का, और दूसरे में जो प्रिंसिपल है वो आ जाएगा x, और जो R2 की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 11, और T2 की वैल्यू हो जाएगी 2/100
इक्वल टू हो जाएगा 3508 डिवाइडेड 3508, और इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 6400 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 में है कि ए बी सी का जो वज़न है, एवरेज है, वो निकल रहा है 45। तो ए बी सी का तीनों का जो टोटल वज़न होगा वो निकलेगा 45 इंटू 3 यानी कि 135, और ए बी का जो औसत वज़न है वो निकल रहा है 40, तो टोटल हो जाएगा 80, और बी सी का निकल रहा है 43, तो इसका जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 86। देन इसको सॉल्व करेंगे तो 135 में से अपने को माइनस करना है 80 प्लस 86, तो आंसर निकलेगा 31। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर निकलेगा 65 का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 423 रुपये में बेची तो 6% का उसको लॉस हुआ, और इसको बेचता है अगर वो 8% से, तो कितना लाभ होना चाहिए, यानी कि उसको कितने रुपए में बेचा जाए कि उसको 8% का लाभ। तो बेसिकली इसमें करना है 94/100 इक्वल टू जो उसका सेलिंग प्राइस है कितना है 423 के की ये है कि उसने कितने में ख़रीदा, यहाँ से आ जाएगा के की वैल्यू, और देन इसको पुट कर देंगे 108/100 इक्वल टू यहाँ निकलेगा बी, और जो के की वैल्यू वहाँ से निकाली थी वो अभी पुट कर देंगे यहाँ पर। देन इसको सॉल्व करने के बाद में जो सही आंसर निकलेगा वो निकलेगा ऑप्शन नंबर बी 486। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 में है कि 30 तरबूज हैं, उनमें से 24 हैं ब्लू कलर के, तो नीले रह जाएंगे 6, और एक रेड कलर के जो तरबूज है उसको भरने में लग रहा है 10 रुपये, तो 24 को लगेंगे 240 रुपये, और जो 2 तरबूज में नीले रंग भरने का जो खर्च है वो 3 तरबूज में लाल रंग भरने का सेम खर्चा आता है, यानी कि 3 अगर तरबूज रेड कलर के भरेंगे तो एक में लगता है 10 रुपये, तो 3 में लगेंगे 30 रुपये। तो ये है कि 2 जो नीले कलर के जो तरबूज हैं उनके बराबर ये जो रेट है 3 तरबूज की भरने की, कलर भरने की, वो बराबर है। तो यहाँ से ब्लू जो तरबूज है वो भरा जाएगा, एक भरा जाएगा 15 में, और 6 भरे जाएंगे 90 में, तो 240 प्लस 90 हो जाएगा 330। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 और 69 को स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का जो सही आंसर निकल रहा है 70 का सही आंसर निकल रहा है वो निकल रहा है ऑप्शन नंबर ए 69% लाभ। देन 71 में सीरीज वाले सवाल, और इनको ऐसे करना है कि 9 + 2 11, 11 + 2 13, 13 + 2 15, और यहाँ पर आएगा लास्ट में 17 लास्ट में दिए हुए ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरे तरीके से देखते हैं 12 + 2 14, 14 + 2 16, 16 + 2 18, यानी कि पहले वाले ब्लैंक में आएगा 18, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 में दिया हुआ है कि जो 664 का हाफ 332 है और 340 का हाफ है 170, तो यहाँ कौन सी संख्या आनी चाहिए जो कि 89 उसका हाफ करें तो 89 है, यानी कि बेसिकली 89 का डबल आएगा, यहाँ पर 89 का डबल होगा 178, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 73 में है कि फिल इन द ब्लैंक्स बनना है, तो यहाँ 8 + 3 11, 11 + 3 14 + 3 17, यानी कि 14 आएगा। 73 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 74 में है कि 1/9, उसके बाद में दिया हुआ 1/3, फिर दिया हुआ है 1, फिर दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, फिर दिया हुआ है 9। तो बेसिकली इसमें कुछ नहीं करना, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो 9 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 1/9 में तो आएगा 1, 1/3 में करेंगे तो आएगा 3, 1 में करेंगे तो 9, और यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आएगा x × 9, और यहाँ पर आएगा 9 × 9 81। तो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, 1 का 3 × 3 हो रहा है, 3 का 3 गुना हो रहा है 9, और 9 का जो 3 गुना होगा वो होगा 27, और 27 का 3 गुना होगा वो होगा 81। तो बेसिकली आंसर आएगा 27, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 में है कि 72 + 1 73 + 1 74, और यहाँ दिया हुआ है 75। नेक्स्ट में दिया हुआ है 76 + 1 77, और नेक्स्ट प्लस में आएगा 78, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
और इसी के साथ में करते हैं वीडियो को एंड। ये है एंड इस वीडियो का। धन्यवाद।